चैनल डिसाइपल गुरु में। दोस्तों वीडियो का थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज बात करेंगे महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत यानी कि प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत की। दोस्तों जो पर्वतों की वीडियो आने वाली है उसके लिए इन दोनों सिद्धांतों की बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। तो आइए बात करते हैं बिना समय गवाए महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की। दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो है, जो भारत में जो पूरे अपने मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर आप देखते हैं महाद्वीपों को, उनके विस्थापन से संबंधित सिद्धांत है। इसका प्रतिपादन यानी कि ये सिद्धांत किसने दिया था? ये जर्मन विद्वान थे, ये अल्फ्रेड वेगनर, जर्मन विद्वान थे एक अल्फ्रेड वेगनर, इन्होंने दिया था ये सिद्धांत। और दोस्तों इस सिद्धांत का जो सन था यानी कि प्रतिपादन किया था इन्होंने 1920 में। ठीक है दोस्तों, 1920 में ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो आइए चित्र के माध्यम से समझते हैं कि ये सिद्धांत पूरा क्या था। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं चित्र के माध्यम से कि अल्फ्रेड वेगनर क्या कहना चाहते थे अपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। दोस्तों आप जानते होंगे कि जो स्थल भाग है, स्थल भाग का प्रतिशत कितना है? 29%। और जो जल भाग है या जल भाग इसे कह देते हैं हम, महासागरीय भाग कह सकते हैं, जो है 71%। तो इतनी मात्रा में स्थल और जल भाग है। और सबसे ज्यादा जो आप देख पा रहे होंगे कि महाद्वीपों की जो आज वर्तमान में जो उपलब्धता है या महाद्वीप देखने को मिलते हैं, सबसे उत्तरी गोलार्ध में देखने को मिलते हैं। पृथ्वी की दो गोलार्धों में बांटा गया है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो जो महाद्वीपों की उपलब्धता आज हमें हो पा रही है वो सबसे ज्यादा कहाँ होती है? उत्तरी गोलार्ध में। तो देखिए दोस्तों, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में अल्फ्रेड वेगनर कहना चाहते थे कि बहुत पहले, कब? क्रिटेशियस युग में। कब? क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग में क्या हुआ कि एक बृहद स्थल भूखंड था। कहां पर? पृथ्वी पर। ये हमारी पृथ्वी है, इस पर एक बृहद स्थल भूखंड था जो आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये सभी स्थल भूखंड आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए थे। इसे इन्होंने क्या नाम दिया? इसे इन्होंने पेंजिया नाम दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन्होंने कहा कि इसके बाद जो इसके चारों ओर एक उथला सागर था। ये क्या था? उथला सागर था इसके चारों ओर। इसे इन्होंने क्या नाम दिया? पैंथालासा। इसे क्या नाम दे दिया इन्होंने? पैंथालासा इसे नाम दे दिया। अब कुछ समय बाद, कब? कुछ समय बाद, क्रिटेशियस युग के बाद, इस जो बीच का जो पेंजिया था इसमें क्या हुआ? विभाजन प्रारंभ हुआ। ये दो भागों में बढ़ गया। अभी हम देखेंगे क्यों बटा, कैसे बटा। ये दो भागों में बटना प्रारंभ हो गया और जहां पर एक उथले सागर की फिर से उत्पत्ति हुई जिसे इन्होंने क्या नाम दे दिया? टेथिस सागर। ठीक है दोस्तों, टेथिस सागर नाम दे दिया। अब इसके बाद अंतिम त्रियासिक युग में, हमने भूगर्भ इतिहास में सब बातों की, युगों की पूरी विस्तार से देखा था हमने ने। तो अंतिम त्रियासिक युग में क्या हुआ? ये दोनों पार्ट पूरी तरह से ऊपर और नीचे दो भागों में बट गए। ये दो भागों में विभाजित हो गए। तो इसी उत्तरी भाग को इन्होंने क्या नाम दे दिया? लॉरेंसिया या अंगारा लैंड इसे कह देते हैं, अंगारा लैंड। ठीक है दोस्तों, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड ऐसे नाम दे दिया इन्होंने। और जो दक्षिणी भाग था उसे गोंडवाना लैंड नाम दे दिया है। गोंडवाना या गोंडवाना लैंड नाम इन्हें दे दिया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये पहला क्रम था, ये दूसरा। इसके बाद तीसरे क्रम यानी कि अंतिम क्रिटेशियस युग में इसका और विभाजन हो गया। इसके विभाजन के फलस्वरूप ये जो उत्तरी अमेरिका बना, उत्तरी अमेरिका का निर्माण हुआ उत्तर भाग में। इसके बाद दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका का क्षेत्र अभी भी जुड़ा हुआ था। और ये जो रूस वाला भाग है, अब रूस कहने लगे, पहले संयुक्त
सोवियत संघ था। रूस जो वाला जो भाग है, यूरेशिया जिसे कहते हैं, ये उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ था। यहाँ तैतीस सागर और जो भारतीय प्लेट थी वो अफ्रीकी प्लेट से जुड़ी हुई थी। ठीक है दोस्तों, और जो अभी ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो भी यहाँ पर जुड़ी हुई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो वर्तमान युग की स्थिति बनने की संभावना हुई, यानी कि यहाँ से अफ्रीका वाले भाग से भारतीय जो प्रायद्वीपीय प्लेट थी उसका विस्थापन किस ओर हो गया, उत्तरी गोलार्ध की ओर हुआ। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि यूरेशिया का विभाजन, यूरेशिया और उत्तरी अमेरिका का विभाजन होना प्रारंभ हो गया, और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका दोनों का विस्थापन किस ओर हो गया, पश्चिम की ओर इसका विस्थापन होना प्रारंभ हो गया। पश्चिम की ओर विस्थापन के कारण यहाँ उत्तरी अमेरिका, ठीक है दोस्तों, यहाँ दक्षिणी अमेरिका, आज की जो वर्तमान स्थिति हम देख रहे हैं, दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ। यहाँ पर अफ्रीका, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भारतीय प्लेट या यूरेशियन प्लेट जिसे कहते हैं, यूरेशियाई प्लेट का यहाँ पर निर्माण हुआ। यहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जिसे कहते थे, जो दोनों अलग हुई थी, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का निर्माण आज हो गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इनका निर्माण हुआ। अब दोस्तों देखते हैं ये स्थल भाग आपने देखे किस तरह से अलग हुई, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। क्रिटेशियस युग में स्थल, पूरा स्थल भाग एक जुड़ा हुआ था, इसे क्या नाम दे दिया था, पेंथिया नाम दे दिया था। इसके चारों ओर एक उथला सागर था, इसे पैंथलासा नाम दे दिया था। और इसके बाद धीरे धीरे यहाँ पर क्या हुआ, 33 सागर की उत्पत्ति होना शुरू हो गई। 33 सागर की उत्पत्ति होना शुरू हो गई, और ये जो भाग था जो 33 सागर के साथ जुड़ा हुआ था, ये कहां पर उत्तर की ओर विस्थापन होने लगा इसका, और तो लॉरेंसिया या अंगारालैंड का निर्माण हो गया, और दक्षिण में गोंडवाना लैंड का निर्माण हो गया। कब, अंतिम ट्रियासिक युग में। इसके बाद अंतिम क्रिटेशियस युग में क्या हुआ, उत्तरी अमेरिका यूरेशिया प्लेट से अलग होने लगी थी, ये अफ्रीकी प्लेट और दक्षिणी अमेरिका की प्लेट अलग होने लगी थी, और प्रायद्वीपीय भारतीय प्लेट का विस्थापन होने लगा था। ठीक है दोस्तों, इसके विस्थापन के बाद आज जो वर्तमान की स्थिति क्या है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका का निर्माण हुआ था। पश्चिम की ओर विस्थापन के कारण इनका पश्चिम की ओर विस्थापन हुआ था। अफ्रीका का विस्थापन हुआ था, अफ्रीका से जो प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट है उसका विस्थापन उत्तर की ओर होना प्रारंभ हो गया था। ऑस्ट्रेलिया जो दक्षिणी भाग है उससे ऑस्ट्रेलिया का निर्माण यहाँ पर हो गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से देखा। अब इन्होंने कहा कि इतना सारा जो विस्थापन हुआ वो किस कारण से हुआ, आखिर ऐसा क्या था जिसके कारण इसका विस्थापन हुआ है। दोस्तों इन्होंने बात की है गुरुत्वीय बल की। गुरुत्वीय बल की बात की, इन्होंने कहा कि पृथ्वी में घूर्णन गति है, घूर्णन गति के कारण महाद्वीपों का एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में और एक दूसरे की ओर विस्थापन होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, गुरुत्वीय बल क्या होता है, पृथ्वी का जो पृथ्वी के साथ किसी अन्य पिंड का भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी के संबंध में बात की गई थी, पृथ्वी के संबंध में जो बल यहाँ पर कार्य किया वो क्या था, गुरुत्वीय बल। दूसरे क्रम में इन्होंने बात की उत्प्लावन बल की। अब दोस्तों उत्प्लावन बल की हम चर्चा थोड़ी विस्तार से कर लेते हैं कि इन्होंने कहा कि जो पूरा हमारी प्लेटें, जो पूरी पृथ्वी थी वो भूपर्पटी, ऊपरी भाग भूपर्पटी, नीचे मेंटल और क्रोड का भाग निर्मित है। तो जो मेंटल के ऊपर भूपर्पटी का तैरना इन्होंने बताया था। इन्होंने कहा था कि उत्प्लावन बल के कारण ये जो महासागर है एक दूसरे से दूर, जो महाद्वीप है एक दूसरे से विस्थापन होना प्रारंभ हुए थे। ठीक है दोस्तों, इसके बाद इन्होंने ज्वारीय बल की कल्पना की थी। उत्प्लावन या बल या प्लवन बल भी कहते हैं इसे, या प्लवन बल। इसके बाद ज्वारीय बल की इन्होंने कल्पना की थी। ज्वारीय बल कैसा दोस्तों, इन्होंने कहा पृथ्वी और चंद्रमा के बीच हम जानते कि ज्वारीय बल का निर्माण होता है। इन्होंने कहा महासागरों में ज्वारीय बल लगने के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ज्वारीय बल लगने के कारण महाद्वीपों में एक दूसरे से विस्थापन होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, इस तरह से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत ये कहता है कि
गुरुत्वीय बल, उत्प्लावन या प्लवन बल की और ज्वारीय बल के माध्यम से महाद्वीपों में एक दूसरे की ओर विस्थापन होना प्रारंभ हो गया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं कि आखिर उन्होंने ये सब सिद्धांत दे तो दिए, लेकिन आखिर हम कैसे कह दें कि ये सब सिद्धांत सही है या ये जो इन्होंने बातें कही हैं वो सारी सच मिलती हैं। तो बात करते हैं दोस्तों इनके साक्ष्यों की कि ये क्या क्या साक्ष्य यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं साक्ष्यों की। तो चलिए दोस्तों इनके साक्ष्यों की बात करते हैं कि आखिर इन्होंने ये सब बातें किन बातों के आधार पर कही थी। तो दोस्तों पहले क्रम में आता है जिगसॉ फिट यानी कि साम्य स्थापना सिद्धांत। या साम्य स्थापना से प्राप्त साक्ष्य भी ले सकते हैं, इंग्लिश में इसे जिगसॉ फिट कहते हैं, जिगसॉ फिट। ठीक है दोस्तों, अल्फ्रेड वेगनर ने कहा कि जो अभी वर्तमान में हमारा जो विश्व है, वर्तमान में पूरा विश्व, उसमें जो दक्षिण जो अभी आप देख रहे हैं दक्षिणी अमेरिका का भाग देख रहे हैं, अभी कुछ जो उत्तरी अमेरिका का भाग देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी जो अफ्रीका वाला भाग आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद जो हमारे जो प्रायद्वीपीय भाग आप देख पा रहे हैं, प्रायद्वीपीय भाग, ऑस्ट्रेलिया का जो भाग अभी आप देख पा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने कहा कि यदि इन सबको एक साथ मिला दिया जाए, अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी कि सभी एक साथ मिले हुए थे, इन सबको एक साथ मिला दिया जाए तो एक पेंजिया का निर्माण हो जाता है। यानी कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं उनकी जो फलक है उसको इससे मिला दिया जाए तो मतलब इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा। इसके बाद जो अफ्रीकी प्लेट से यहाँ पर मिल जाएगी अफ्रीकी प्लेट, या फिर ऑस्ट्रेलिया से भी इसका मिलान करके देखा गया है, तो इन दोनों से कहीं भी इसका मिलान किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारा यूरोप वाला भाग था उससे और इसका जो उत्तरी अमेरिका वाला भाग था उससे यदि आप मिलाकर देखेंगे तो इसका क्या होता है, दोनों साथ साथ में मिल जाएंगे, यानी कि पूरा एक क्षेत्र, पूरा एक भूखंड का निर्माण हो जाता है। तो इससे ये क्या कहना चाह रहे थे, यदि आप सभी भूखंडों को एक साथ मिलाकर देखेंगे तो एक स्थल भूखंड का निर्माण हो जाएगा, सभी अपने साथ मिल जाएंगे। तो इस सिद्धांत इस बात तो इन्होंने क्या कहा, साम्य स्थापना से प्राप्त साक्ष्यों से इन्होंने बात की, जिगसॉ फिट इसे कहते हैं। दोस्तों 3 मार्कर में भी लिखने के लिए आ सकता है जिगसॉ फिट, या फिर इनके साक्ष्य में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं आगे की। चलिए दोस्तों मैप के माध्यम से भी आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा मैप के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो दक्षिणी अमेरिका वाला भाग है, आप देख पा रहे हैं दक्षिणी अमेरिका का भाग, इसे आप इससे मिला सकते हैं, यहाँ पर पूरा ये मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये जो प्रायद्वीपीय भारत का जो भाग है वो ऑस्ट्रेलिया से मिलाया जा सकता है, या फिर यहाँ पर कहीं कहीं बुक्स में यहाँ पर अफ्रीका वाले भाग में भी देखने को मिलता है इसका जो पार्ट प्रायद्वीपीय भारत का। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आप ग्रीनलैंड देख पा रहे हो, ग्रीनलैंड और उत्तरी जो अमेरिका है उसको भी यहाँ पर मिलाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि ये पूरा जो दक्षिणी अफ्रीका वाला भाग है वो पूरा का पूरा यहाँ पर इस उत्तरी अमेरिका से मिलाया जा सकता है, और इनको भी आप मिलाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से साम्य स्थापना सिद्धांतों से साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। चलिए दोस्तों दूसरे क्रम में बात करते हैं जीवाश्मों से प्राप्त साक्ष्यों की। जीवाश्मों से प्राप्त साक्ष्यों की बात करते हैं दोस्तों। अभी दक्षिणी अमेरिका और आपने अफ्रीका का जो भाग देखा था, वहां पर दोस्तों ग्लोसोफ्टीरस नाम की जो पाए जाते हैं, जीव पाए जाते हैं। इसके बाद इन दोनों क्षेत्रों में जो जीवाश्मों की उपस्थिति देखी गई है वो लगभग समान है। ठीक है दोस्तों, जीवाश्मों की उपस्थिति जो देखी गई है वो लगभग समान है। ग्लोसोफ्टीरस नाम की जो जीव भी जो है समान है, इसे हम तीसरा पॉइंट बता सकते हैं, ग्लोसोफ्टीरस नाम की जीव भी समान है। इसके बाद लेमिंग मछली
जो उत्तरी अमेरिका था और यूरेशिया वाला जो पार्ट था, उन दोनों के बीच में मध्य अटलांटिक कटक जो आप देख रहे हैं अभी, वहां पर भी लेमिंग मछली के जो साक्ष्य हैं, दोनों तरफ साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्तों। और मोसोसोरस नाम के जीव के साक्ष्य भी दोनों से प्राप्त हुए। दोस्तों ग्लोसोफ्टिरस के जो बारे में कथन है कि ये जो यूरेशियाई वाला जो भाग है, यूरोप वाला भाग है, वहां से ये जब इनका सीजन होता है ग्लोसोफ्टिरस नाम जो जीवों का, तो ये पश्चिम की ओर गमन करने लगते हैं और मध्य अटलांटिक कटक में जाकर के गिर जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो इससे क्या साक्ष्य हमें देखने को मिल रहा है कि पहले कब क्रिटेशियस युग में शायद ये दोनों पार्ट एक जैसे रहे होंगे, इसलिए इन जीवों का गमन पश्चिम की ओर होता होगा, इसलिए आज ये जीव पश्चिम की ओर दौड़ते हैं और मध्य अटलांटिक कटक में, मध्य अटलांटिक जो सागर है, महासागर है, उसमें जाकर के गिर जाते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ग्लोसोफ्टिरस नामक जीवों के ग्लेमिंग मछली के और मोसोसोरस जीव के साक्ष्य भी हमें प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद चट्टानों से प्राप्त साक्ष्य। दोस्तों चट्टानों से प्राप्त साक्ष्य, यहाँ पर जो इन महाद्वीपों की चट्टानों का अध्ययन किया गया है कार्बन 14 विधि, कार्बन 12 विधि से, उनके माध्यम से चट्टानों में एक रूपता पाई गई है। जो दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका वाला भाग है वहाँ की चट्टानों में, और जो प्रायद्वीपीय भारत है अफ्रीका वाला भाग है, वहाँ की चट्टानों में क्या है, चट्टानों में एक रूपता पाई गई है, एक जैसी चट्टानों का प्रकार देखने को मिलता है। ठीक है दोस्तों। पांचवें क्रम में जो दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और जो भारतीय छोटा नागपुर का पठार है, भारतीय छोटा नागपुर का जो पठार है, वहां पर क्या देखने को मिलता है, हिमोड़ों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। हिमोड़ क्या होते हैं दोस्तों, ग्लेशियर को हिमोड़ कहते हैं। हिमोड़ों के जो प्रमाण भी हमें प्राप्त होते हैं दोस्तों। अभी तो ये प्राप्त नहीं होते, लेकिन एक जैसे कहां पर, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और छोटा नागपुर के पठारों के भाग में जो पहले यहाँ पर एक जैसे हिमोड़ पाए गए थे, इनके अवशेष जो अभी कुछ क्षेत्रों में दिखाई देते हैं, उनके प्रमाण अभी हमें देखने को मिलते हैं। तो इससे ये शायद स्पष्ट हो पा रहा है कि दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और जो प्रायद्वीपीय भारत वाला भाग था, वो शायद कभी क्रिटेशियस युग में जुड़ा हुआ होगा। तो इन साक्ष्यों के माध्यम से इन्होंने अपने सिद्धांत की व्याख्या करने की कोशिश की है, व्याख्या करने का प्रयास किया है। दोस्तों इनकी कमी भी बताई जाती है सिद्धांत में कि ये सिद्धांत आगे सफल क्यों नहीं हो सका, उसकी बात भी हम कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इनके सिद्धांत की कमी की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों हमने कुछ देर पहले ज्वारीय बल, प्लवन बल, ज्वारीय बल, प्लवन बल की हमने अभी कुछ देर पहले हमने बात की थी। तो दोस्तों इस सिद्धांत में कहा गया कि ये दोनों ही बल इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए क्या है, अपर्याप्त हैं। ये दोनों ही बातें या दोनों ही बल इस सिद्धांत की पुष्टि के लिए अपर्याप्त हैं। ये सबसे बड़ी कमी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की बताई जाती है। दोनों अपर्याप्त क्यों है दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि अभी जो ज्वारीय बल लगता है, पृथ्वी चंद्रमा के बीच में ज्वारीय बल जो अभी लगता है, उसके माध्यम से केवल महासागरों में थोड़ी बहुत उथल पुथल देखी गई है। तो इससे ये संभव नहीं या ये अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि महाद्वीपों में भी विस्थापन ज्वारीय बल और प्रबल बल के कारण हुआ होगा। दोस्तों अब इस सिद्धांत के बाद इसका और विकास हुआ और विकसित सिद्धांत जो आया, इस सिद्धांत में कमी थी। सिद्धांत में कमी होने का कारण क्या था, ज्वारीय और प्लवन बल। इस सिद्धांत की कमी को दूर करने के लिए विस्तृत सिद्धांत दिया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत
या इसे संवहन तरंग सिद्धांत भी कह देते हैं, या इसे क्या कह देते हैं, संवहन तरंग सिद्धांत, संवहन तरंग सिद्धांत भी इसे कहते हैं। अब दोस्तों मैंने आपके जो थंबनेल देखा कि महाद्वीपीय विस्थापन वर्सेस प्लेट विवर्तन, ये दोनों सिद्धांत लगभग एक जैसे लगते हैं, पढ़ने में लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि इनकी व्याख्या लगभग एक जैसी हुई है। ये केवल विकसित सिद्धांत है जिसमें संवहन तरंगों की बात की गई है। तो आइए देखते हैं इस सिद्धांत को। इस सिद्धांत जो अभी हमने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा था उसकी थोड़ी सी आंसर राइटिंग की हम बात कर लेते हैं कि महाद्वीपीय जो विस्थापन सिद्धांत है उसे हम राइटिंग में कैसे लिखेंगे, यानी कि कैसे लिखेंगे मेंस में। मेंस का ही ज्यादा टॉपिक है ये। तो दोस्तों आपसे या तो 5 नंबर में या 11 नंबर में, जो सिलेबस अभी चेंज हुआ है 5 या 11 में पूछा जा सकता है। 11 नंबर की बात करते हैं तो आप निर्माण लिखिए, सॉरी प्रतिपादक की बात करेंगे आप, उसके बाद सन की बात करेंगे कब दिया गया, और उसके बाद व्याख्या की बात करेंगे कि इसकी व्याख्या किस तरह से होती है, अभी मैंने करके बताया। आप टर्मिनोलॉजी का यूज जरूर करें, क्रिटेशियस, अंतिम क्रिटेशियस, जुरासिक जो अभी या ट्रियासिक जो अभी हमने बात की थी उनका उपयोग, उन शब्दों का उपयोग यहाँ जरूर करें, और उन शब्दों को दोस्तों अंडरलाइन आप कर दें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद व्याख्या पूरी हो जाने के बाद दोस्तों आप क्या करेंगे, इनकी कमी जरूर बताएंगे। यदि दोस्तों आपने 11 नंबर में ये सिद्धांत पूछा जाता है और आपने कमी नहीं बताई है, हो सकता है 1-2 नंबर आपका यहाँ पर कट हो जाए। दोस्तों देखने में तो ये आता है कि जो भी अभी जितने भी आंसर राइटिंग हुई है उनमें बहुत कम लोगों को पूरे में से पूरे नंबर मिलते हैं, पर आशा करते हैं कि आप ये पॉइंट अगर यहाँ पर इस तरह से पॉइंट बनाएंगे तो आपका 1.5 से 2 पेज तो कवर हो जाएगा। पेज कवर होने की चिंता नहीं है, पेज कवर हो जाएगा। उसके बाद ये जो पॉइंट आपको दिखेंगे उन पॉइंट से सीधा वैल्यूअर को करने में आसानी होगी, वैल्यूएशन, और आपको नंबर आसानी से मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या लिखेंगे, प्रतिपादक लिखेंगे, उसका सन लिखेंगे, ठीक है दोस्तों, और व्याख्या आप करेंगे, बिल्कुल शब्दों का उपयोग करें। ज्योग्राफी का जो शब्द देखिए दोस्तों, हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग जो ट्यून होती है लिखने की, तो आप ज्योग्राफी के ही शब्दों का उपयोग करें व्याख्या करने में, और कमियों के बारे में आप कमी बता दें। और दोस्तों सॉरी यहाँ पर साक्ष्य की भी बात आप कर रहे हैं, हमने साक्ष्य की भी बात की थी, तो ये 2, 4, 5 पॉइंट में आप पूरे आंसर को कर सकते हैं। दोस्तों आपको ये पूछा जा चुका है सिद्धांत महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत एक बार, तो आप इसे बड़े ध्यान से कवर करें, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की, तो आइए चलते हैं दोस्तों बात करते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की। चलिए दोस्तों इसके प्रतिपादक की हम बात कर लेते हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में। हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इसकी जो व्याख्या करने का श्रेय आता है वो मॉर्गन मैकेंजी और आर्थर होम्स, इन वैज्ञानिकों को व्याख्या करने का श्रेय जाता है। इसका जो प्रतिपादन हुआ था वो हुआ था 1960 के दशक में, ठीक है दोस्तों। हमने बात की थी महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत की 1920 में आया था, 40 साल बाद 1960 में क्या हो गया, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आ गया था, ठीक है दोस्तों। बात करते हैं इसकी आगे कि ये सिद्धांत क्या था पूरा। दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है उस पृथ्वी पर जो ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है ये, ठीक है दोस्तों। ये जो भूपर्पटी है ये कई सारी प्लेटों से मिलकर बनी है। ये भूपर्पटी, इसका निर्माण क्या हुआ है, कई सारी प्लेटों से मिलकर बनी है। दोस्तों नासा ने जो है 6 विशेष प्रकार की प्लेटों की बात की है, 6 बड़ी प्लेटों की बात की है और लगभग 20 छोटी प्लेटों की बात की है।
इन प्लेटों में नासा ने उत्तरी जो अमेरिकी प्लेट पूरी बात की है, यूरेशियाई प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात की है, इसके बाद प्रशांत महासागरीय प्लेट की बात की है। इस तरह से कुल मिलाकर के 6 बड़ी प्लेटों की बात की है। तो इन्होंने कहा अपने सिद्धांत में कि ये जो भूपर्पटी है कई सारी प्लेटों से मिलकर के बनी है। ठीक दोस्तों, अब उसके बाद यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये जो भूपर्पटी है यहाँ पर तो चलिए दोस्तों बात करते हैं प्लेट विवर्तन के सिद्धांत की। ये सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हैरी हेस नामक वैज्ञानिक ने और आर्थर होम्स ने क्या की थी, इसकी व्याख्या की थी। ठीक है दोस्तों, इसका प्रतिपादन किया था 1960 में। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं सिद्धांत की। इस सिद्धांत की बात करते हैं। इस सिद्धांत में इन्होंने कहा कि जो हमारी पूरी पृथ्वी है वो भूपर्पटी, ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है, कई सारी प्लेटों से मिलकर बनी है। जो नासा है उसने 6 बड़ी प्लेटों की और 20 छोटी प्लेटों की बात की है। तो भूपर्पटी कई सारी प्लेटों से मिलकर बनी है। इसी भूपर्पटी के नीचे एक भाग और पाया जाता है, इसे क्या कहा आप जानते होंगे, जो दुर्बल मंडल है या जो लिथोस्फीयर कहते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, ये लिथोस्फीयर है, कई सारी प्लेट किससे बनी है, लिथोस्फीयर से मिलकर के बनी है। और ये लिथोस्फीयर वाली जो प्लेटें हैं, कई सारी जो प्लेटें हैं वो किस पर तैर रही हैं, एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही हैं। ये कई सारी प्लेटें किस पर तैर रही हैं, एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही हैं। इसे दुर्बल मंडल भी कह देते हैं। ठीक है दोस्तों, दुर्बल मंडल भी कहते हैं। अब ये कई सारी प्लेटें इस पर तैर रही हैं। इन्होंने कहा कि एस्थेनोस्फीयर में रेडियो सक्रिय पदार्थों की क्या है, उपस्थिति है। ये जो एस्थेनोस्फीयर है इसमें क्या है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उपस्थित है। रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति है, जिसके कारण यहाँ पर किसका विकास हो गया है, संवहन तरंगों का विकास हो गया है। किनका विकास हो गया दोस्तों, संवहन तरंगों का। संवहन तरंगों का यहाँ पर विकास हो गया है। और जो प्लेटें थी छोटी छोटी, हमने बात की थी, उन प्लेटों में क्या होने लगा है, विस्थापन होने लगा है, एक दूसरे से विस्थापित होने लगी। इसे दूसरे चित्र के माध्यम से देख लेते हैं दोस्तों, एक चित्र और के माध्यम से हम देख लेते हैं इसे। ये भूपर्पटी, हम इसका काट ले लेते हैं, ऊपरी भाग भूपर्पटी है। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर तैर रही है और यहाँ से जो रेडियो सक्रिय पदार्थों की जो तरंगें जो होती हैं, संवहन तरंगों के माध्यम से यहाँ पर इनका चक्र बन जाता है। संवहन तरंग, यहाँ से रेडियो सक्रिय पदार्थों के कारण संवहन तरंगें यहाँ पर आती हैं और महाद्वीपों में क्या होता है, प्लेटों में जो होता है विस्थापन कर देती है। दोस्तों वहां पर हमने बात की थी जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में विस्थापन किससे हो रहा था, वहां पर जो ज्वारीय बल और प्लेटीय जो प्लवन बल था उसके माध्यम से विस्थापन हो रहा था। यहाँ विस्थापन रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण किससे हो रहा है, संवहन तरंगों के माध्यम से हो रहा है। संवहन तरंगों के माध्यम से हो रहा है। दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं संवहन तरंगों की। संवहन तरंगें क्या है दोस्तों, आपने 3 टर्म सुने होंगे, चालन, संवहन और विकिरण। हम बात करते हैं दोस्तों संवहन की। संवहन क्या होता है, मान लीजिए दोस्तों ये कोई धातु का टुकड़ा है। ठीक है दोस्तों, ये कोई धातु का टुकड़ा है और इसमें ये जो अणु आप पास में सटे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर कणों से मिलकर बना होता है, कोई धातु का टुकड़ा है। इससे आप क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इसे गर्म करने के बाद ये जो वाला अणु है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और अपनी हीट किसे ट्रांसफर कर देता है, इसे ट्रांसफर कर देता है।
विस्थापन के कारण ये ट्रांसफर करता है, इसलिए इसे तरंग विस्थापन सिद्धांत भी कहते हैं। यहाँ पर हीट ट्रांसफर करता है, दूसरे स्थान पर जाकर के करता है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे करता है। मान लीजिए ये कोई एक और कण है जो दूसरे को जाकर के ट्रांसफर करता है, यानी कि ये अपने स्थान से विस्थापित होकर अपनी ऊर्जा का स्थानांतरण दूसरे कण को कर देते हैं, तो इसी को कहते हैं संवहन। ठीक है दोस्तों, और इन तरंगों की उत्पत्ति हो रही है उससे साथ में मिलाकर क्या कहते हैं, संवहन तरंगें। तो अब इन संवहन तरंगों के कारण यहाँ पर एक बल उत्पन्न हो जाता है, यहाँ पर बल उत्पन्न हो जाता है, और जो भूपरपटी की प्लेटें हैं उनमें क्या होने लगता है, विस्थापन होने लगता है। तो इस तरह से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत कहता है कि भूपरपटी है, उस पर लिथोस्फीयर और एस्थेनोस्फीयर पर उसके ऊपर तैर रहे हैं। ठीक है, और रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति किसमें, एस्थेनोस्फीयर में रेडियो सक्रिय पदार्थों की उपस्थिति के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर एक संवहन तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं जो कि बल लगाती हैं किसके ऊपर, भूपरपटी के ऊपर, और भूपरपटी की प्लेटों में क्या हो जाता है, विस्थापन हो जाता है। इस तरह से प्लेट विवर्तन की सिद्धांत यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों आगे चल के प्लेटों की भी बात हम करेंगे डिटेल में। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी थोड़ी कंपैरिजन की, किसकी, महाद्वीपीय विस्थापन की। इन दोनों सिद्धांतों की कंपेरिजन की हम बात करते हैं। कंपेरिजन क्यों कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कंपेरिजन करने से आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि क्या इन दोनों में क्या क्या अलग है। दोस्तों यहाँ पर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो था उसमें उन्होंने बाह्य बलों की बात की थी। बाह्य बल आप जानते होंगे, प्लवन, और हमने बात की थी ज्वारीय बलों की। जबकि प्लेट विवर्तन की सिद्धांत में इन्होंने क्या की है, आंतरिक बलों की बात की है। ठीक है दोस्तों, आंतरिक बलों की बात की है। आंतरिक बलों में इन्होंने क्या नाम दिया, संवहन तरंगें। ठीक है दोस्तों, तो अब जो वर्तमान स्थिति हम विश्व की देख पा रहे हैं उसमें प्लेट विवर्तन की सिद्धांत बहुत कुछ साक्ष्य हमें देता है। प्लेट विवर्तन की सिद्धांत के माध्यम से पूरे विश्व की जो वर्तमान स्थिति है, प्लेटों का जो विस्थापन है, इससे पूरा क्या हो जाता है, सिद्ध हो जाता है कि क्या होता है, आंतरिक बलों या संवहन तरंगों के माध्यम से ऐसा हुआ। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कुछ प्लेटों की कि प्लेटें क्या हैं ये। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों बात करते हैं प्लेटों के किनारों की। प्लेटें कितने प्रकार की होती हैं। दोस्तों प्लेटों में किनारे होते हैं, उनमें होता है रचनात्मक किनारा, ठीक है दोस्तों। दूसरे क्रम में होता है विनाशात्मक, और तीसरे क्रम में होता है संरक्षी प्लेट किनारा। प्लेटों में 3 किनारे होते हैं दोस्तों, आपको 3 मार्कर में ही पूछ सकते हैं। रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशात्मक, संरक्षी प्लेट किनारे के बारे में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले रचनात्मक प्लेट किनारे की। दोस्तों इसे रचनात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कहीं ना कहीं कोई रचना हो रही होगी। ठीक दोस्तों, आप चित्र में देखिए, ये कोई मान लीजिए स्थल मंडल है या ये कोई स्थल भाग है ऊपर पट्टी का। यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कोई प्लेट है। ठीक है दोस्तों, अब पृथ्वी पर जो मैग्मा के कारण, मैग्मा अभी हमने थोड़ी देर पहले प्लेट टेक्टोनिक की बात की थी, प्लेट विवर्तन की बात की थी, जिसमें संवहन तरंगों के माध्यम से क्या हो रहा था, बल लग रहा था। वही बल यहाँ पर क्या हुआ, लगा, और जिसके कारण क्या हुआ, मैग्मा में दबाव बढ़ना प्रारंभ हो गया। जब दबाव बढ़ना प्रारंभ हो गया तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, भ्रंश का निर्माण यहाँ पर होने लगा। ये भ्रंश कहते हैं इसे, दो प्लेटों के बीच के खाली भाग को भ्रंश कहेंगे। ठीक दोस्तों, अब यहाँ पर भ्रंशों का निर्माण होने लगा और ये प्लेटें एक दूसरे के दूर विस्थापित होने लगी। ये दूर विस्थापन को क्या कह दिया, अपसरण, और इन प्लेटों को क्या कहते हैं, अपसारी प्लेटें कह देते हैं। तो मैग्मा के कारण इन दोनों में अपसरण होने लगा, एक दूसरे से दूर हटने लगी। तो ये ही आगे जाकर के क्या होगा, ये मैग्मा यहाँ से निकलेगा और यहाँ पर क्या करेगा, और स्थल भागों का निर्माण करेगा। कैसे करेगा दोस्तों, आप ज्वालामुखी देख पा रहे हैं, ये ज्वालामुखी है
यहाँ से जो लावा निकलेगा बाहर, वो बाहर पृथ्वी की ऊपरी परत पर जमेगा और पठार और पर्वत जैसी भागों का निर्माण यहाँ पर करेगा। तो यहाँ पर निर्माण करने के कारण इसे क्या कह दिया, रचनात्मक किनारा। इन दोनों प्लेटों को किनारों को क्या कहेंगे, रचनात्मक प्लेट किनारा। दोस्तों बात करते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारे। दोस्तों विनाशात्मक प्लेट किनारे में क्या होता है, एक प्लेट अभिसरित, दो प्लेटें पास पास आती हैं, अभिसरित होती हैं, और जो भारी प्लेट होती है, उसका क्षेपण हो जाता है किसमें, हल्की प्लेट के अंदर। आप देख पा रहे हैं ये दो, मान लीजिए दो प्लेटें, एक जो महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट है, इनकी बात करेंगे। एक जो भारी प्लेट है इसमें वजन है, यानी कि भार युक्त प्लेट है। जब ये इन दोनों का आपस में टकराव होगा, इन दोनों का अभिसरण होगा, पास पास में आएंगी, तो ये दोनों टकरा कर जो हल्की प्लेट है उसका क्षरण या उसका जो क्षरण या क्षेपण होगा किस पर, जो महाद्वीपीय हल्की प्लेट है उसके नीचे। ठीक है दोस्तों, और ये क्या होगा, जो है यहाँ पर जो पूरी सेल है वो क्या धीरे धीरे मैग्मा के कारण और जो क्रियाओं के कारण पिघलने लगेगी। पिघलने से यहाँ पर क्या होगा, पूरे दुर्बल मंडल, इसी दुर्बल मंडल कहेंगे, यहाँ पर दाब में वृद्धि होगी, दाब बढ़ने लगेगा, जिसके कारण यहाँ पर जो मैग्मा है वो ऊपर आने की कोशिश करेगा। तो अब विनाशात्मक प्लेट किनारे की बात करते हैं। विनाशात्मक क्या होता है, यहाँ विनाश क्यों हो रहा है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एक प्लेट का क्षेपण हो रहा है और यहाँ पर विनाश हो रहा है किसी दूसरी प्लेट का, इसलिए इसे क्या कह देंगे, विनाशात्मक प्लेट किनारा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं संघर्षी किनारे की। दोस्तों संघर्षी किनारे में क्या होता है कि दो प्लेटें होती हैं इस तरह से। जब ये दो प्लेटें, इनमें समांतर गति होने लगे, यानी कि एक प्लेट ऊपर या फिर एक प्लेट नीचे, ऊपर नीचे समांतर गति होने लगे इन प्लेटों में, और कुछ भी ना हो, यानी कि ना तो रचना हो और ना किसी चीज का विनाश हो, तो इस प्लेट किनारे को क्या कह देंगे हम, संघर्षी प्लेट किनारा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं रचनात्मक प्लेट किनारे के उदाहरणों की। तो आप देख पा रहे होंगे दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका में जो महासागरीय प्लेट है, कौन सी, प्रशांत प्लेट, और जो उत्तरी अमेरिका, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिकी प्लेट है, उन दोनों का आपस में टकराव हो रहा है। जो अपेक्षाकृत महाद्वीपीय प्लेट जो मिश्रित प्रकार की है, लेकिन इसके अपेक्षाकृत क्या है, महाद्वीपीय प्लेट है। प्रशांत प्लेट जो है वो महासागरीय प्लेट है। इन दोनों का क्या हो रहा है, आपस में अभिसरण हो रहा है, एक दोनों के पास आ रही है, और क्या बना इनमें, रॉकीज और एंडीज पर्वतों का निर्माण हो गया। उत्तरी अमेरिका में रॉकीज पर्वत, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत का निर्माण हो गया, जिसके कारण इन प्लेटों के अभिसरण के कारण। ठीक है दोस्तों, तो ये रचनात्मक प्लेट किनारा हो गया। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं विनाशात्मक प्लेट किनारा। दो प्रकार का होता है दोस्तों, इसकी बात थोड़ी डिटेल में करते हैं हम। चलिए दोस्तों, विनाशात्मक प्लेट किनारे की डिटेल में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी हमने बात की थी विनाशात्मक प्लेट किनारे की। इसमें भी तीन प्रकार से स्थितियां उत्पन्न होती है। जब एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय प्लेट हो, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरी स्थिति बनती है इसकी, जब दोनों महासागरीय हो, ठीक है दोस्तों। और तीसरे क्रम में इसकी स्थिति बनती है जब दोनों महाद्वीपीय प्लेट हो। अभी हमने बात की थी प्लेटें क्या होती हैं, ठीक है दोस्तों। तो वही महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट है दोस्तों। महासागरीय जो प्लेट होती है, आज जो आप महासागरों का विस्तार देख पा रहे हैं, हिंद महासागर है और जो प्रशांत महासागर, उनका आप 4 प्रकार के महासागरों का विस्तार देख पा रहे हैं। उन्हीं क्या कहते हैं, महासागरीय प्लेट कहते हैं उन्हें, ठीक है दोस्तों। और जो आप महाद्वीप देख पा रहे हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका आप देख पा रहे हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं हम,
महाद्वीप कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं जब एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय, पहले टर्म की हम बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्रम में आप देखेंगे, मान लीजिए एक महाद्वीपीय प्लेट है और एक महासागरीय प्लेट है। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों में अभिसरण हुआ। अभिसरण हमने कुछ देर पहले समझा था। इन दोनों में क्या हुआ, अभिसरण हुआ। टकराने के बाद ये जो महासागरीय प्लेट है ज्यादा भारी होने के कारण क्या होगा, इसका क्षेपण नीचे की ओर होने लगेगा। इस तरह से इसका क्षेपण होने लगेगा। ठीक है, टकराने के बाद नीचे इसका क्षेपण होने लगेगा और यहाँ क्या बनेगा, यहाँ बनेगा गर्त। ये जो आप खाली भाग देख पा रहे हैं, यहाँ क्या बनेगा, गर्त बनेगा। गर्त बनने के कारण नदियों या हिमालयों के अवसाद यहाँ पर एकत्रित होंगे। ठीक है दोस्तों, अवसादीकरण के कारण यहाँ कई सारे अवसाद जमा होने लगेंगे इस तरह से। लेकिन चूंकि इन दोनों में अभिसरण हो रहा है, यानी एक दूसरे के पास आ रही, तो इन अवसादों में क्या होगा, और भार बढ़ेगा और बल लगेगा और यहाँ क्या हुआ, मूर्धार पर्वतों की ऐसे उत्पत्ति हो जाएगी। क्या हुआ दोस्तों, मूर्धार पर्वतों की उत्पत्ति आप देखने को मिलेगी, आपको देखने को मिलेगी मूर्धार पर्वतों की उत्पत्ति। इसके उदाहरण की बात करते हैं दोस्तों, तो जो हमारा हिमालय है, हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई है दोस्तों, इसी महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के कारण हुई है। दोस्तों बात करते हैं, आपने देखा होगा यूरेशिया यानी कि जो यूरोप और एशिया वाली प्लेट है, उसमें हमारी जो प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट आकर के टकराई थी। टकराने के बाद वहां पर जो एशियाई जो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं, उनके अवसाद उसमें थे, किसमें, तैतीस सागर में। हिमालय की उत्पत्ति कैसे हुई, अब ये जो प्रायद्वीपीय भारत की प्लेट आगे जाकर उनसे टकराई अवसादों से, तो उनमें क्या हुआ, हिमालय यानी कि ये मूर्धार बलित पर्वत की उत्पत्ति इस तरह से हो गई थी। ठीक है दोस्तों, हिमालय की उत्पत्ति के बारे में पूरे आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हिमालय की उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं जब दोनों महासागरीय प्लेट हों। बात करते हैं दूसरे नंबर की, जब दोनों महासागरीय हों। जब दोस्तों आप देखेंगे कि दोनों महासागरीय प्लेटें होंगी, तो दोनों में भार होगा, लेकिन कोई किसी एक प्लेट का क्षेपण तो होगा, क्योंकि किसी एक प्लेट में बेसिक सी बात है, वजन या किसी एक में ज्यादा होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्षेपण होगा और यहाँ पर दबाव देखने को मिलेगा और दबाव से क्या होगा, यहाँ पर मेग्मा है वहां पर दबाव बढ़ेगा और यहाँ पर क्या होगा, ज्वालामुखी की उत्पत्ति श्रेणी क्रम में देखने को मिलेगी। कई सारी श्रेणियों में ज्वालामुखियों की उत्पत्ति हमें देखने को मिलेगी। ठीक है दोस्तों, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, या प्रशांत महासागरीय अग्निवलय, ये दोस्तों 3 मार्क में पूछा जा सकता है। प्रशांत महासागरीय अग्निवलय क्या है, तो ये जो दोनों महासागरीय पर्वतों की उत्पत्ति हुई है, या दोनों महासागरीय प्लेटों का अभिसरण हुआ है, जिसके कारण ज्वालामुखी की उत्पत्ति हुई है, यानी रिंग के एक प्रशांत महासागर में एक रिंग टाइप की बन गई, किसकी, ज्वालामुखी की रिंग बन गई है। इसे ही क्या कहते हैं, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर या प्रशांत महासागरीय अग्निवलय। ठीक है दोस्तों, इसकी बात करते हैं तीसरे क्रम की। तीसरे क्रम में हमने बात की थी जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय हों। ठीक है दोस्तों, जब दोनों प्लेटें महाद्वीपीय होंगी तो बेसिक सी बात है, इनमें भार भी कम होगा, अभिसरण भी कम होगा, यानी कि एक दूसरे के पास भी बहुत समय बाद आएंगी, बहुत धीरे धीरे आएंगी। यदि इनका टकराव हो भी जाता है तो इनमें केवल बलित पर्वतों की उत्पत्ति होगी, मूर्धार पर्वतों की उत्पत्ति होगी, इससे ज्यादा हमें देखने को कुछ नहीं मिलेगा। इसमें ना तो ज्वालामुखी की उत्पत्ति होगी
ठीक है दोस्तों, इसमें किसी भी प्रकार के ज्वालामुखी की उत्पत्ति आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो हमारे सिद्धांत थे दोस्तों, जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और इन सभी सिद्धांतों की हमने जिस तरह से बात की अभी कुछ देर पहले, एग्जाम में आपसे किसी भी एक सिद्धांत के बारे में डिटेल में पूछ सकते हैं, 5 नंबर या 11 नंबर में आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, इन सिद्धांतों के बाद ये सिद्धांत क्यों आवश्यक थे, अभी इन्हें पढ़ाना क्यों आवश्यक था, क्योंकि आगे जो आने वाली वीडियो पर्वतों की, उनमें इनकी विशेष रूप से बात की जाएगी, दोनों सिद्धांतों की। इसके बाद फोबर का भूसन्नति सिद्धांत, फोबर के भूसन्नति सिद्धांत की भी बात हम पर्वतों में करेंगे कि इन्होंने पर्वतों में क्या कहा, पर्वतों का पालना कहा, क्या कहा, फोबर का भूसन्नति सिद्धांत भी हम बात करेंगे आगे। तो इस तरह से आपने देखा महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, दोनों में क्या अंतर है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। महाद्वीपीय प्लेटें किस तरह से होती हैं और महासागरीय महाद्वीपीय प्लेटें क्या होती हैं, इनमें अवसरण अपसरण क्या होता है, ये भी आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। दोस्तों, यदि इस वीडियो के बारे में आपका कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक करें। तो ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।